चलिए देखिए क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वन शॉट। खूब लंबा सा वीडियो होगा लेकिन आपकी रेंज में होगा, मतलब 1.5 घंटे हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है, 2-2.5 घंटे में। लेकिन पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे हम, पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपको समझाएंगे, पूरी इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपके टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के, पूरा एक वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो आएगा पूरा मैग्नेट खत्म, पूरी लाइट खत्म, 2-2.5 घंटे में पूरा 10th का फिजिक्स खत्म। मतलब 2-2, 2.5 घंटे के वीडियो में 4 से 5 वीडियो बनाएंगे, सब खत्म। फिर बायोलॉजी बताएंगे, वो सब खत्म 4-5, फिर केमिस्ट्री सब खत्म। बहुत जल्दी 10 से 15 दिनों में, 10-12 दिनों में, 12 दिनों में सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब खत्म 10th का, ठीक। उसके बाद फिर 12th पर इसी तरह से वन शॉट बनाएंगे, हर एक टॉपिक का वन शॉट। अब ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के कई सारे वीडियो आप देख रहे हैं, वो नहीं। एक बार क्लिक करिए, पूरा टॉपिक खत्म, कुल क्लियर। पूरा न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल जितने भी उससे रिलेटेड होंगे, जितने फंडामेंटल न्यूमेरिकल होंगे, वो सब बताएंगे। बोर्ड में तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। जो ट्रिक बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, वो सब हम आपको बताते हैं। तो चलिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है क्लास 10th के लिए, ये हम बताने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या आपको पूरा सिलेबस क्या है, बोर्ड में तो इसी के अंदर से ही आएगा ना। पूरा सिलेबस क्या है बताते हैं। देखिए, टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, पहला टॉपिक हम समझाएंगे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे चार्ज करंट, ये सब क्या है। फिर देखिए इसी में पोटेंशियल वगैरह आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन भी आता है, इसकी डिफिनेशन भी आती है, ग्राफ भी आते हैं, सब कुछ आता है। ओम्स लॉ बताएंगे। तीसरा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बताते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट क्या होती है, बड़ी एनर्जी, छोटी एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर क्या होता है, जिसको एक यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये सब हम बताएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या होता है। कभी कभी सीरीज पैरेलल में दे देते हैं, एक रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में लगाया, 2 रेजिस्टेंस को मान लिया सेम ओम के सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल में लगाया, तो रेशियो बताइए हीट का, सब बताएंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक पावर बताएंगे हम, पावर सारा बताएंगे, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, जो भी है। अब यहाँ से देखिए, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे मेजर करेंगे, जो हम कमर्शियल मेजर करते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये सब बताएंगे पूरा डिराइव करके, इसी वीडियो में सब आपको मिलेगा। और ये जो डोमेस्टिक यूज ऑफ हीट इन इफेक्ट ऑफ करंट, इस पर से बहुत क्वेश्चन हम नहीं आता है, ठीक। यूपी बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं समझ लीजिए आता है, लेकिन ये जो ऊपर के सारे 7 टॉपिक है, 1 2 3 4 5, यही आपका पूरा सिलेबस है। ये भी पढ़ाएंगे। फ्यूज वगैरह क्या होता है, जैसे फ्यूज को हम लाइव वायर में जोड़ते हैं, ठीक, सीरीज में फ्यूज लगाते हैं, ये सब बताते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, ये पूरा टॉपिक है। अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रही है, मतलब चार्ज के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। मतलब किसी भी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज फ्लो करता है, जैसे चार्ज जैसे चल रहा है, तो हम कहते हैं कि करंट चल रही है, करंट हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक। माइनस चार्ज चल रहा है तो भी हम कहते हैं करंट फ्लो हो रही है। लेकिन बेसिक अंतर क्या है, जब प्लस चार्ज, देखिए सुनो, प्लस चार्ज इधर जाता है तो करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होती है, लेकिन जब माइनस चार्ज इधर जाता है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक सबसे बेसिक फंडामेंटल एक चार्ज होता है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल में चार्ज पॉसिबल होता है, ठीक। जब हम आगे पढ़ेंगे अभी 11th में क्वांटाइजेशन, तो वो वहाँ बात करेंगे। जब ये प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में गया राइट साइड में, तो करंट भी इधर फ्लो हो गई, मतलब करंट भी इधर गई, मतलब माना गया कि करंट इधर चल रही है। नेगेटिव चार्ज इधर गया, नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो करंट किधर गई, इधर गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप समझिएगा। जैसे कोई मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, निगेटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक है, ये चार्ज होता है, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी। अभी बताते हैं कितनी करंट फ्लो होगी, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ एक चीज़ हो गई। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ देखिए, लिखा है नेट चार्ज, ये इसलिए लिख लेते हैं कोई चीज़ छूटे भी ना, प्लस समय कम लगे, ठीक है। नेट चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इज इन टाइम t। तो देखिए,
नेट चार्ज को हमने माना कि वो क्यू है, स्मॉल क्यू भी आप ले सकते हैं। क्यू जो है वो नेट चार्ज है। तो नेट चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जैसे मेटेलिक कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज क्यू फ्लो करता है, वो टोटल चार्ज मान लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो जब ये क्यू फ्लो करेगा किसी भी टाइम टी में, तो क्यू जो होता है टाइम टी में, तो क्यू बराबर, तो इसमें जो करंट फ्लो होती है और जो इसमें टाइम होता है, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है नेट चार्ज, Q बराबर I इंटू टी। यानी कि जो किसी कंडक्टर की करंट होती है और उस कंडक्टर में जो टाइम, मतलब जितने समय तक वो चार्ज फ्लो करता है, और उसमें चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, और वो करंट इंटू वो टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं नेट चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए ये जो नेट चार्ज, इसको हम कहेंगे नेट चार्ज। ये हमारे पास टोटल चार्ज है। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। और ये क्या है, करंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और ये टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन है। टाइम हमेशा इलैप्स्ड होता है, ठीक। तो टोटल टाइम टेकन, तो Q इक्वल टू IT। समझिए इसको। अभी हम यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, देखिए चलिए बात करते हैं हम करंट की। हमने अभी देखा कि Q इक्वल टू I इंटू में T। अच्छा, ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम, COULOMB कूलाम। करंट की यूनिट एम्पियर, ठीक है, इसकी यूनिट सेकेंड। अब हमने कहा कि Q बाई T, यानी कि चार्ज की यूनिट कूलॉम अपान में सेकेंड, तो इसी का नाम एम्पियर है, AMPER, यही एम्पियर है। एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, तो यही वो एम्पियर है, नोट करिए। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें और बता रहे हैं, जैसे एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट है, तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये क्या होता है। तो देखिए जो मिली टर्म होता है, मिली, तो मिली इक्वल टू 10⁻³ होता है, ये मिली का मतलब हो गया। और माइक्रो का मतलब 10⁻6 हो गया। तो कभी भी मिली लिखा रहे तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू, तो देखिए 1 मिली अगर लिखा रहे 1 मिली एम्पियर इक्वल टू हाउ मैनी एम्पियर्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10, मिली को हटाइए 10⁻³ लगाइए, इतने एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो को हटाइए, इसकी जगह पर क्या लगाइए, -6, और ये बाकी चीज़ें वैसे रहने दीजिए। ठीक है, ये हो गया, नोट करिए। चलिए देखिए, हम अब बात करते हैं थोड़ा। देखिए यही हम एक फार्मूला आपको और बताते हैं, जैसे Q बराबर IT हो गया। एक चीज़ होती है Q बराबर N इंटू E, यानी कि Q बराबर NE, ये होता है टोटल चार्ज। ये जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक यूनिट जो ये चार्ज होता है उसमें कितने, ये इस ऐसे कितने हैं, वो नंबर इक्वल टू टोटल चार्ज, ये भी फार्मूला होता है। ठीक, ऐसे देखिए, ठीक है, ये जो चार्ज होता है ये, और कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ये बराबर टोटल चार्ज होता है, यानी कि Q इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, टोटल चार्ज है, वही टोटल चार्ज। ये है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है, 1 वैल्यू बता रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, नोट करें।
अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था, Q इक्वल टू आई इंटू में टी। तो यहाँ से हो गया Q बाई टी। अगर इसको हमने 1 कूलाम ले लिया, चार्ज है ये, अगर इसकी वैल्यू को 1 कूलाम ले लिया और इसको हमने 1 सेकेंड ले लिया, तो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड हो गया 1 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, 1 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, हम लिख दे रहे हैं। वन कूलाम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जितने भी सवाल हम आपको फंडामेंटल क्वेश्चन कराएंगे। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाने से आपकी प्रैक्टिस नो डाउट बढ़ती है, लेकिन अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन लगा लें, जैसे मान लो 50 क्वेश्चन लगाने के बजाय, एक दो टाइप के 50 क्वेश्चन लगाने के बजाय केवल आप एक टाइप का एक क्वेश्चन लगाइए और 50 टाइप क्वेश्चन लगा डालिए, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो नंबर ऑफ टाइप्स लगाया करिए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने का आपके पास टाइम नहीं है, उम्र निकल जाएगी, इतने सवाल है। ठीक, तो टाइप्स लगाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए, उसमें समझिए फंडामेंटल क्या है। जैसे फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता है। तो जैसे मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो हमने कहा था, अभी आपको फार्मूला बताया, Q इक्वल टू एन ई। ठीक, तो ये हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की, तो इसकी जगह पर हमको दे दिया 1 इक्वल टू एन निकालना है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, कितने का, 19 कूलाम का। ठीक, तो 1 कूलाम से कूलाम देखिए यहाँ पर कट गया। ठीक है, नंबर बचा, तो यानी कि n इक्वल टू 1 अपान, इधर बचा 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये ऊपर गया, तो n इक्वल टू आ गया 1 बाई 1.6 और ये ऊपर गया 10 टू दी पावर 19। इसकी वैल्यू कितना जी, 6.25 इंटू 10 पावर 18। ठीक, इसको नोट करिए। ये नंबर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये नंबर है, नोट करिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, मान लिया, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में लिखा, इन ए सर्किट 10 एम्पियर करंट पास्ट फॉर 4 सेकेंड, फाइंड नेट चार्ज। चार्ज कैसे आप बताएंगे, तो एक ही फार्मूला Q बराबर आई इंटू में टी। अब देखिए आई की वैल्यू 10 एम्पियर, सीधे रख दिया 10, कितने सेकंड के लिए, 4, यानी कि कितना हो गया, 40 कूलाम। 40 कूलाम का चार्ज फ्लो करता है, नोट करिए। रुको, चलिए देखिए, अगला इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम आपको पढ़ाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल नाम की वैसे जनरली कोई चीज़ नहीं होती है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे समझिए, जब हम 11th में जाएंगे थोड़ा इसकी अच्छी डेफिनेशन समझेंगे। तो यहाँ पर 10th में हम ये समझते हैं जैसे कोई दो पॉइंट है, बहुत अच्छे समझिएगा, जैसे ए बी पी, इसके बीच में कोई क्यू चार्ज को पास कराया, मतलब फ्लो कराया फ्रॉम ए टू बी। तो जो ये जो क्यू चार्ज है इसको यहाँ से यहाँ मूव करने में मान लो हमको W जूल वर्क करना पड़ा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। और V की वैल्यू क्या होगी, तो V की वैल्यू होगी ये जो वर्क करना पड़ा था W जूल और ये जो चार्ज जिसको हमने फ्लो कराया था, इसके रेशियो को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि W/Q। ठीक, अच्छा इसकी यूनिट अगर हम देखें तो ये तो जूल आपको दिख रही है और ये क्या है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। यानी कि इसकी जो यूनिट हो गई वो वोल्ट हुई, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। तो अगर 1 वोल्ट की आपसे डेफिनेशन पूछे तो 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराने के लिए अगर हमको 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो हम उससे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, इसको नोट करिए। चलिए देखते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है, बोर्ड में पूछ ली जाती है कि 1 वोल्ट क्या है। तो देखो भैया 1 वोल्ट अभी हमने बताया कि जिससे दो पॉइंट के बीच में एक कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट 1 वोल्ट, अगर 1 जूल वर्क करना पड़ा तो इनकी रेशियो को 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि इफ़ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल काम करना पड़ा क्या करने के लिए, टू मूविंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। यानी कि अगर एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट ए, यहाँ से 1 कूलाम का चार्ज अगर यहाँ से यहाँ फ्लो कराने में W 1 जूल वर्क लग रहा है, अगर 1 कूलाम के चार्ज को फ्लो कराने में 1 जूल वर्क लग रहा है, तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q, तो ये 1 हो जाएगा, कट के ये कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। समझ गए, नोट करिए। देखिए सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम। लास्ट में अभी तो एग्जाम्पल के साथ हम कुछ क्वेश्चन देख भी ले रहे हैं, लास्ट में हम आपको मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करवाएंगे, इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जिसमें आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ फिजिकल कंडीशन, यहाँ से हमने आपको ये चीज़ लिखा है। देखिए इफ फिजिकल, ये लिखने से आपका टाइम बचेगा। ठीक, वीडियो पॉज करके लिख देना। इफ फिजिकल स्टेट लाइक लेंथ, एरिया, टेम्परेचर etc इज कांस्टेंट, देन करंट इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। और देखिए फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट का मतलब आप मटेरियल ना चेंज करें, टेम्परेचर वही रहने दें, अगर जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं टेम्परेचर वही रहने दें, उसका एरिया ना बदलें, मतलब उसको मोड़ करके डबल ना करें, उसकी लेंथ को छोटा ना करें, मतलब जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं अगर वो कांस्टेंट है तो जो करंट होगा वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया था ओम्स ने। ठीक है, जैसे ये जो पोटेंशियल होगा ऐसा कह दें, ये बताया था, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे 2 एंड पर वायर के उतनी ही करंट फ्लो होगी, पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये करंट। जब हम कभी भी फिजिक्स या कहीं पर भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो 2 चीज़ लगाते हैं, एक इक्वल टू लगाते हैं बराबर, और दूसरा कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ से हमने इसको हटाया तो इक्वल टू लगाया और फिर कांस्टेंट लगाया आई, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो V इक्वल टू आई इंटू में R। ये जो फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, यही ओम्स लॉ है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट होता है इसी कांस्टेंट का नाम यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो करंट के फ्लो को मिनिमाइज करने की मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जिस भी मटेरियल का उसमें करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि करंट और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आया। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू घटेगी, यानी कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, ये मिनिमाइज होगी। ठीक, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं और करके, यही चीज़ सेम डिक्टो लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज। मतलब ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है
किसी भी कंडक्टर का अगर उसकी फिजिकल कंडीशन हम कांस्टेंट रखें, जैसे अगर उसका लेंथ, एरिया ये सब ना बढ़ाएं, जैसे इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको यहीं पर एक चीज़ और बताते हैं। ठीक, नोट करिए। नोट हो गया। अब देखिए ग्राफ हम बताते हैं आपको। देखिए वो ग्राफ क्या कहता है, ओम्स लॉ का वो ग्राफ है। किसी कंडक्टर के लिए, मेटालिक कंडक्टर, मेटल के लिए, किसी इसी मेटल को, इसीलिए हम ये जो ग्राफ अभी बनाएंगे ये ओमिक कंडक्टर के लिए, ओमिक कंडक्टर स्ट्रेट लाइन जाता है। तो जैसे ये जो ग्राफ है, अगर हमने करंट वर्सेज पोटेंशियल का ग्राफ बनाया तो ये ऐसे जाता है। ये किसी मेटालिक कंडक्टर के लिए, इसी को हम ओमिक ग्राफ कहते हैं, किसी ओमिक कंडक्टर के लिए होता है, मेटल के लिए होता है। तो ये जो हमने ये चीज़ बनाया है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये देखिए इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व, ये सॉरी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन जाता है ग्राफ आई और वी के बीच का। नोट करिए। देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की थोड़ी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? वैसे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सिंपल सी भाषा में ये समझिएगा कि करंट के मार्ग में जो रुकावट पैदा करे वो रेजिस्टेंस होता है। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, जब वो चार्ज, मतलब कोई भी आयंस हो सकते हैं, जब चार्ज चलता है तो उसमें टकराएंगे, कुछ भी होगा। तो वो क्या है, तो कोई भी कंडक्टर है, मान लिया कोई भी कंडक्टर है, अगर इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि हमने इस पर पोटेंशियल V अप्लाई किया। देखिए किसी भी क्षण कोई ऐसे पड़ा रहे, लोहे का कंडक्टर है, उसमें करंट तो फ्लो होने नहीं लगती, उसको हमें बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ना ही पड़ता है। जब हम किसी भी वायर को, व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, अगर हम ये कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होने लगती। क्यों? क्योंकि उस क्षण में या वायर में, वायर के टर्मिनल्स पर हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस अप्लाई कर दिया। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके चार्ज फ्लो होना शुरू करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। जैसे हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मान लो हमने ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल से जुड़ा, तो करंट उधर जा रही है, तो पक्का इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो तो करंट उधर जा रही है। तो इसमें रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया? तो रेजिस्टेंस, ये जो करंट के करंट, जब ये चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, ये टकराते हुए आते हैं आपस में, बस वही रेजिस्टेंस है। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, वो ये रेशियो है, पोटेंशियल अप्लाइड और करंट फ्लो का जो रेशियो कहलाता है रेजिस्टेंस है। यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम इसका ओम कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम कहते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। यानी कि हमने यहाँ लिखा कि देखिए R = V अपॉन I, इसी को कहते हैं ओम। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट्स करते हैं एक लेटर से, ओमेगा। इसका नाम क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है किसकी? रेजिस्टेंस की। क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम कहते हैं। ठीक, क्या है? अच्छा, ओम जब कहते हैं तो 1 ओम की डेफिनेशन बनेगी। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस। देखिए 1 ओम एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, थ्रू विच अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसको अगर हमने 1 कर दिया और ये हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया तो ये 1 ओम होगा। यानी कि 1 एम्पियर फ्लोज व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर हमने 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया और उसकी जो करंट थी 1 एम्पियर फ्लो हो गई 1 वोल्ट अप्लाई करने पर किसी भी कंडक्टर में। भाई कंडक्टर अलग अलग मटेरियल का होगा, उसमें रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो कुछ ऐसा मटेरियल हमने चुना कि 1 वोल्ट लगाने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गई, तो हम कहेंगे कि उसमें रेजिस्टेंस कितने का था? 1 ओम का था। आई बात समझ में? नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी वायर के रेजिस्टेंस, जो किसी भी वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है, वो डिपेंड किस बातों पर करेगा, वो रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है ना। रेजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस। तो देखिए कभी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि वायर कितना छोटा और कितना बड़ा लिया गया है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बड़े वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा, छोटे वायर का रेजिस्टेंस कम। और ये जो वायर है इसकी कुछ थिकनेस होगी, यानी कि एरिया होगा, वायर का एरिया होगा। ये देखिए कुछ वायर का एरिया होगा A1 A2, तो ये डिपेंड करेगा इसके एरिया के इन्वर्सली, मतलब एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक। यानी कि इन्वर्सली को मैं ऐसे लिखते थे, यानी कि अगर कोई वायर मोटा तो उसका रेजिस्टेंस कम, ठीक। तो जब वायर मोटा ले लेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। तो और ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको जब हम मिला देंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में RR, यहाँ पर ये, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। देखिए अच्छा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, बताया था अभी आपको। तो जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एक कांस्टेंट और रो लगाते हैं, ठीक है। R इक्वल टू, अभी हम उसकी डेफिनेशन में देखेंगे, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। रो L/, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक। इसका उल्टा कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है, या इसको क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टिविटी ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है, समझ में आया, और टेम्परेचर, ठीक। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी टेम्परेचर। बाकी रेजिस्टेंस तो देखिए लेंथ पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, तार कितना मोटा या पतला है, कितना लंबा है या छोटा है, या तार किस चीज़ का लिया गया है। और रो क्या बताएगा, एल्युमिनियम का है कि आयरन का है, कॉपर का है, ये बताता है रो। तो रेजिस्टेंस तो यहाँ से देखने पर लग रहा है 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मटेरियल लिया गया उस पर, ठीक। जैसे जो एल्युमिनियम होता है, सॉरी जो सिल्वर होता है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक। लंबाई ज़्यादा लेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। भाई चार्ज को चलने में एक टर्मिनल से दूसरे में ज़्यादा टक्कर करना पड़ेगा, और मोटा ज़्यादा होगा तो आसानी से इधर उधर से घूम करके निकल जाएगा। गली पटनी मोटी होगी तो आदमी निकल जाएगा बिना लड़े। तो जितना ये मोटा उतना रेजिस्टेंस कम, जितना लंबा उतना ज़्यादा। और मटेरियल कैसा लिया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉपर लिया गया तो कम, आयरन लिया गया तो ज़्यादा, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक। देखिए रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के भी मैंने बात की है, उसी को हम रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। हम आपको बताते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड में, ठीक है। देखिए द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ए मटेरियल is equal to the resistance of wire of that material whose length is 1 meter and area of cross section is 1 square meter। क्या मतलब हुआ, अभी हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ थोड़ी सी जगह तलाशते हैं। देखिए R इक्वल टू रो L/A, अगर हमने इसको 1 ले लिया, इसको भी एक, लेंथ 1 मीटर, ये 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये तो पूरा गायब हो गया ना। तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बन जाती है। रेजिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। यानी कि जब हम किसी वायर का लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी बन जाती है। ये देखिए पूरा चीज़ लिखा हुआ, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन। अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द वायर। मतलब क्या हुआ, अगर हमने कॉपर का लिया तो रेजिस्टिविटी कम, अगर हमने आयरन लिया रेजिस्टिविटी ज़्यादा। तो मटेरियल बदलेंगे तो रेजिस्टिविटी बदलेगी, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज, ठीक। अब देखिए इट्स यूनिट इज ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। ओम मीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है, ओम सेंटीमीटर भी हम ले सकते हैं। तो इसको तुरंत नोट डाउन करिए और देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करिए, हम इसको तुरंत रफ करके आगे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत नोट डाउन करिए, ठीक है। अब देखिए हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, थोड़ा वीडियो लंबा ना जाए, जल्दी जल्दी पढ़ाना है। चलिए देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेजिस्टेंस ही देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस,
अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप का होगा, एक सीरीज और एक पैरेलल। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक एंड, जैसे सीरीज को हम बता रहे हैं आपको कि जैसे हम खड़े हैं, हमारे साइड में कोई और खड़ा है, हमारे साइड में कोई और खड़ा है, तो हमारा ये हाथ वो अपने हाथ से पकड़ा, ये हाथ वो, ये जो लंबी सी चेन बनती गई, एक का हाथ दूसरे ने पकड़ा, दूसरे का हाथ तीसरे ने पकड़ा, ये हाथ किसी और ने पकड़ा, ये हाथ किसी और ने पकड़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम ऐसे करके खड़े हो गए और कई लोग ऐसे लाइन से खड़े हो गए, सबके हाथ को एक रस्सी से बांध दिया गया इधर, और इधर सबके हाथ को एक रस्सी से बांध दिया गया, तो ये कॉम्बिनेशन कह रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, ठीक। ये श्रेणी, ये समांतर। अब देखिए, सुनिए, इसमें से पहला हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रूविंग जा रहे हैं आपको बताने, जैसा कि बोर्ड में आता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग हम बना रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंबल तुमने बताया नहीं था, ऐसा होता है, बड़ी छोटी सी चीज़ है, सीख लीजिए तुरंत, ठीक। एक ये रेजिस्टेंस है, मान लिया ए है, एक ये दूसरा रेजिस्टेंस है, मान लिया बी है, और एक ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ये मान लिया सी है। इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3। ये तो इसके नाम है, ये इसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इन तीनों को हमने सीरीज में जोड़ना है, ठीक। तुम कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अब हमको इसको जोड़ना ही है, तो हम इसको ए को, ये वाले सिरे को आपस में जोड़ेंगे, और ये वाले सिरे को आपस में जोड़ेंगे, और ये वाला सिरा ये रहा, ये वाला सिरा ये रहा, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, R1, R2, R3। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ? नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कहिए, R नेट कहिए, R टोटल कहिए, बात सब एक ही है। R टोटल, ये जो R टोटल है वो टोटल सम के बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, ठीक, ये हम डेराइव करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे डेराइव करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात चल रही थी, तो ये आया कहाँ से, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर दें, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। देखिए क्या चल रहा था हमारा पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कहा, आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू R3 है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू R3 है, ठीक। हम 4 ले सकते हैं, 2 ही ले सकते हैं, कुछ भी आप लीजिए, बस आप समझ लीजिए। इसको हमने किसी एक बैटरी से जोड़ा, ये बैटरी का EMF है, तो EMF को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हमने इसको वोल्ट से लिख लिया, अभी इसके बारे में बताएंगे E और V में क्या अंतर होता है, EMF और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो देखिए, जब ये करंट, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे पॉजिटिव की तरफ, ऐसे आएंगे वायर से, तो करंट ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, सीरीज में हमेशा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब वायर को जोड़ते हैं सीरीज में, ये सब 3 वायर हैं जिनके रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैं, तो सीरीज में जोड़ते समय करंट हमारी कांस्टेंट रहती है, करंट बदलती नहीं है। सेल जितनी करंट भेजता है तो तीनों में उतनी उतनी पहुंचती है। जैसे I इसने भेजा तो I यहाँ भी पहुंची, I यहाँ भी पहुंची, I यहाँ भी पहुंची, ठीक है। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस अलग अलग आता है। यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 3 रेजिस्टेंस अगर है तो 3 भागों में बटेगा, 4 है तो 4, 2 है तो 2। अच्छा, ये बटेगा कैसे? तो रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से बढ़ता है, वो आगे की चीज़ है।
आपको बहुत ज़्यादा दिमाग कभी नहीं लगाना है, कोई बहुत मतलब का नहीं है। इतना समझिए कि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया V1 वोल्ट, इसके अक्रॉस हो गया V2 वोल्ट और इसके अक्रॉस हो गया V3 वोल्ट सीरीज में। तो हमने क्या बताया आपको, पहली चीज़ सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है। तो इन सीरीज आई कांस्टेंट, शॉर्ट में समझिए, पैरेलल में पोटेंशियल रहेगी कांस्टेंट, बाद में बताएंगे। सीरीज में करंट कांस्टेंट। अब देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था यही 3 भागों में बटा है, 3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल आया है, ठीक है। तो इस जो ये पोटेंशियल टोटल हो गया ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि यही तो बटा है 3 भागों में रेजिस्टेंस के ऊपर, 3 रेजिस्टेंस के क्रॉस ये पोटेंशियल आया है। तो देखिए ओम्स ने बहुत पहले बता दिया था V इक्वल टू IR, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम V1 की वैल्यू लिखें तो I1 इंटू R1 होनी चाहिए थी ना, लेकिन करंट तो I तीनों में सेम है तो इसको हम I मान लें, तो भी V1 इक्वल टू I इंटू R1। इसी तरह से V2 इक्वल टू I इंटू में R2, क्योंकि रजिस्टर करंट तो सब में सेम है, करंट ये जो सब में जा रही थी ऐसे करके एक ही रास्ता है तो करंट तो I सेम में सब में जाएगी। अच्छा V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू में R3 हो जाएगी। ये मैंने साइड में आपको ऐसे ही बता दिया, ये टोटल है और ये इसकी क्रॉस V1 V2 V3। अब ये जो टोटल था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी IR, यानी कि नेट कर, अच्छा इसको थोड़ा सा हम, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, I इंटू नेट ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल था, करंट तो सब में सेम थी जो यहाँ से निकली, ये देखिए I वही यहाँ सब में गई तो I तो I है। V1 की वैल्यू यहाँ से I इंटू R1, I तो वही है, प्लस V2 की I इंटू R2 वही है, V3 की I इंटू R3 वही है, I कॉमन लेकर के काट दीजिए, कितना हो गया। अच्छा ये टोटल को थोड़ा सा T से दिखाएं, देखिए I को अगर हम चाहें तो यहीं काट दीजिए, नहीं तो ऐसा करिए I इक्वल टू, ये देखिए कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I से I कट गया, खचा खचा, क्या बचा, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि ये जो R टोटल हो गया क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए सो ऑन, 4 होता तो 4 हो जाता, 2 होता तो 2 ही रहता। ये जो नेट रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस, यानी कि पॉइंट A है और ये पॉइंट B मान लें, तो ये R जो टोटल है AB के क्रॉस टोटल के बराबर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल सम के बराबर आता है, नोट करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। अब हम पैरेलल पढ़ाने जा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। देखिए फिर हमें न्यूमेरिकल भी बहुत करना है ना, बिना न्यूमेरिकल के आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी फंडामेंटल न्यूमेरिकल है वो सब करवाएंगे, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं मुन्ना, ये बात समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पढ़ेंगे तो फ़ायदा मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा, पूरी ज़िंदगी मिलेगा इस चैनल पे, चाहे आज समझिए चाहे 2 साल गंवाने के बाद समझिएगा। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया था अगर ये रेजिस्टेंस A है, ये कोई रेजिस्टेंस B है, ये कोई रेजिस्टेंस C है, तो इसका ये वाला सिरा बांध दीजिए, ये वाला सिरा एक साथ बांध दीजिए। तो ये जो देखिए ये वायर का कोई मतलब नहीं होता है, ये जो कोने बड़े होते हैं, निकला होता है, इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये जो A B के बीच में जो भी वायर, इनसे कुछ नहीं, कुल मिला के ये सब ये तीनों एक जगह जुड़े हैं A से, और ये तीनों एक जगह जुड़े हैं B से, इसका बस इतना मतलब है,
ठीक है। ये एक्स्ट्रा वायर का कुछ लेना देना नहीं होता है, इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक। इसको आप ऐसे बढ़ा भी दीजिए तो भी कोई समस्या कभी नहीं आएगी। और ये हो गया R1 और ये हो गया R2, ये हो गया R3। इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R नेट आता है, R टोटल आता है, वो किसके बराबर आता है? 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो R4 R5, ठीक। तो ये आया कहाँ से, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दें। देखिए जैसे मान लिया एक रेजिस्टेंस R1 लिया, दूसरा रेजिस्टेंस हमने R2 लिया, तीसरा रेजिस्टेंस R3 लिया और तीनों को आपस में एंड टू एंड ऐसे करके कनेक्ट किया ए पॉइंट बी से, और यहाँ लगाया एक बैटरी प्लस और माइनस। अब यहाँ से प्लस से ही करंट हमेशा निकलेगी, माइनस से जितनी सेल से करंट निकली उतनी सेल पर पहुँचना जरूरी है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताएंगे हम आगे चल के। अब देखिए ठीक। अब देखिए किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। जंक्शन रूल और मैश रूल, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी 12th में। देखिए अब एक चीज़ आप लोग, दूसरी चीज़ एक और नोट करिएगा कि पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, करंट चेंज होती है। तो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं। जो बैटरी का वही सब पर पैरेलल में, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इस पर भी V, इस पर भी, इस रेजिस्टेंस पर भी V, इसके क्रॉस सेम पोटेंशियल। ये देखिए, लेकिन करंट आई है तो डिवाइड होगी भाई। अब करंट को 3 रास्ते मिल गए, 1 2 3। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा जाएगी, ठीक। तो मान लिया R1 में करंट गई I1, R2 में करंट गई I2 और R3 में करंट गई I3। टोटल करंट कितनी थी? नेट I 3 भागों में बढ़ गई। तो हमने क्या कहा कि जो I करंट है यही 3 भागों में बढ़ रही थी, I1 में, I2 में और I3 में। ओम ने क्या बताया था? ओम ने बताया था V इक्वल टू IR, नेट करंट इक्वल टू नेट पोटेंशियल अपान नेट रेजिस्टेंस। तो ये नेट करंट है तो इसकी जगह क्या लिख दे? नेट पोटेंशियल अपान टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू। अच्छा देखो I1 इक्वल टू V1/R1, तो V1 तो V है, V1 क्या है? V ही है। I1 R1 में V1 होना चाहिए तो V है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो हमने कहा कि V बटे ये तो R1 हाई है, प्लस V बटे ये तो R2 हाई है, प्लस V बटे ये तो R3 हाई है। या तो पूरा टोटल ही काट दीजिए, कॉमन लेके काटिए। यानी कि अगर हमने कॉमन लिया होगा तो V/R टोटल इक्वल टू V को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1/R1 बचा, 1/R2 बचा और 1/R3 बचा। V से V कटा, ठीक। तो क्या आ गया? 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फार्मूला। 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी 1/R1 करके हम ऐड करेंगे। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? हम लोग भूल जाते हैं जब हम ये सॉल्व करते हैं तो ये पलटना भूल जाते हैं। 1/R1 है तो इसको R1 करेंगे तो ये टोटल जो पलट जाता है, यहाँ गलती हो जाती है। हम आपको क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है। नोट करिए। चलिए अभी हमने देखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो R इक्वल टू R जो टोटल था वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन था, ठीक। पैरेलल में क्या था? 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। मतलब ये 1 में रेसिप्रोकल में करके जोड़ता है। अब देखिए
जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं सीरीज और पैरेलल के, हम आपको बताते जाएंगे कौन सीरीज कौन पैरेलल कौन मिक्स्ड, सारा एग्जांपल हम लोग फटाफट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं कि जैसे मान लिया ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू थी मान लिया 2 ओम और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू थी मान लिया 5 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर जो टोटल होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा और ये हो जाएगा 2 ओम प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 ओम। ठीक, ये आंसर हो गया। अब देखिए जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर ये हमारे पास, एक सेकेंड बस यहीं तक रहने देते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर ये हमारे पास 4 ओम, ये 5 ओम और ये 6 ओम, तो ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आर नेट हो जाएगा या आर टोटल हो जाएगा। ये देखिए R1 प्लस R2 प्लस में R3, यानी कि कितना हो गया 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 15 ओम यूनिट। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने ये कहा कि एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये 3 रेजिस्टेंस, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर ए और बी से ये कनेक्टेड है, अगर ये 10 ओम और ये 10 ओम और ये 20 ओम, तो ये जो 10 10 20 है तो ये कितना हो गया 10 10 20 20 40, यानी कि आर टोटल इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 40 ओम। ठीक, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है। अगला देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में अगला एग्जांपल। जैसे हमने कहा एक ये, फिर हमने कहा दूसरा ये, फिर हमने कहा तीसरा, फिर हमने कहा चौथा, फिर हमने कहा पांचवा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये ए था ये बी था, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना, तो देखिए 5 6 7 8 और 5, इसको 6 मान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, कितना हो गया, तो लाइन से सबको जोड़ दीजिए। देखिए 6 5 11, 6 5 11 दूनी 22 और 7 कितना हो गया 29, तो ये हो गया नेट रेजिस्टेंस 29 ओम। ठीक, सीरीज में डायरेक्ट हम इसको जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा पैरेलल की, फिर मिक्स्ड की बात करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे एक हमने ये लिया, ये मान लिया हमने 10 ओम ले लिया, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस हमने ये भी 10 ओम ले लिया। ठीक, और इसके बीच में हमने ए भी माना, ये ओम लिखा है, ये हमारा थोड़ा ओम बनाने का तरीका है, इसको समझिएगा। तो ये जो 10 10 है तो इसको ए और बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट, ये रजिस्टार कहते हैं, इसका इफेक्ट रेजिस्टेंस कहलाता है, तो नेट रेजिस्टेंस ही बोल देते हैं हम लोग। तो ये जो रेजिस्टेंस है तो 1/R इक्विवेलेंट या आर टोटल, आपको आदत पड़ी हुई है। देखिए 1/R टोटल, आर टोटल को आर मानना है। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं आर टोटल इक्वल टू आर, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस है तो 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/R टोटल इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। ये कितना हो गया, एलसीएम लिया 10, 1 प्लस 1। ठीक, 1/R इक्वल टू 2/10। यही गलती करते हैं बच्चे, इसको पलटते नहीं हैं। ठीक, तो इसको अगर हमने काटा तो ये 1/5 हो गया, या ऐसे रुक जाइए R इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 ओम। ठीक है, एक लाइन में 2 इक्वल टू नहीं लगा सकते, लेकिन हमने लिख दिया 5 ओम आ गया। ठीक है, तो देखिए और भी एग्जांपल हम इसके देखते हैं। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अभी आपको जो चीज़ बताई है उसको हम एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इसमें से जैसे हमने कहा 10 है और ये मान लिया 20 है। ठीक, और ये हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है
तो इसको 1 करके हम लगा सकते हैं, जैसे 1/R नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम ले लिया हमने 20, ये हो गया 2 + 1 20/3, क्योंकि हमने इसको पलटा, यानी कि R इक्वल टू हो गया 20/3, ये ओम में आ गया। ठीक, अब सुनिए, जब कभी भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इनको बोर्ड में तो ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टिक करने के लिए जब से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसको हम कैसे टिक कर सकते हैं, तो सीधे लिखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 × 20 अपान में इनको ऐड कर दीजिएगा 10 + 20, ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया 200 अपान में 30, ये देखिए 20/3 ओम, यही तो आया। ठीक, तो दो के जैसे मान लिए हमने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने एक रेजिस्टेंस ये बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस ये बनाया, इसको हमने ले लिया 25 ओम और इसको ले लिया हमने 50 ओम, और हमने कहा कि ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करके बताइए। तो हमने सीधा मल्टीप्लाई किया, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, इनके मल्टीप्लिकेशन अपान में इनके एडिशन के, इनके अपान में एडिशन। मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 25 25 कितना हो गया, देखिए 5 × 25 625 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 25, 5 दूनी 10 2 12, सॉरी 125 अपान 25 75। अब इनको अगर हम काट देंगे तो जैसे 25 × 75 ये कटेगा, कुल मिला जुला करके ये जो आंसर आएगा यही हो गया आपका। ठीक है, तो कभी भी दो रेजिस्टेंस को हम ऐसे नहीं, अभी कुछ और हम पैरेलल की बात कर लेते हैं, जैसे फिर हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को देखते हैं। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, सुनिए देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे ये तो सीरीज हो गया, ये भी सीरीज हो गया, लेकिन इनका जो कनेक्शन है वो पैरेलल है। देखिए ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बता, अब सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक है, मान लिया ये 5 है, ये 5 है, ये मान लिया 10 है, ये 10 है, ये सब ओम है, ओम है, तो 5 5 10 10 10 20, यानी कि इधर आ गया एक रेजिस्टेंस बन गया 10 का और दूसरा रेजिस्टेंस बन गया 20 ओम का। ठीक, ये ओम है। अब इनके बीच में नेट रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि एलसीएम लेना, अगर आपको केवल आंसर चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, वही जो हमने तरीका बताया था, 10 × 20 अपान में 10 + 20, यानी कि कितना हो गया 200, ये हो गया अपान में 30 हो गया, यानी कि कट गया 0, 20/3 आ गया ओम में। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और अच्छे एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लेते हैं थोड़े से अच्छे एग्जांपल। देखिए ये एग्जांपल आपके बोर्ड में पूछा गया है, तो बोर्ड में जब ये पूछा गया है तो इसकी खासियत देखिए, आपसे गलती कब होगी, देखिए ये ए और बी के बीच में हमको बताना है, ये बहुत ज़रूरी है कि किस दो पॉइंट के बीच में हमें बताना रेजिस्टेंस, अगर ये आप नहीं सीख पाए तो गलती हो जाएगी। जैसे मान लिया ये 3 ओम दे रखा है और ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम है, तो ए बी के बीच बताना है, तो ए और बी के बीच में ही रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए ये तो सीरीज हो गया ना, तो 6 3 9 हो गया ये पूरा, और 9 का 6 के साथ पैरेलल में, तो ये सीरीज में और ये पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बना वो कैसे बना, ये देखिए ये इसके साथ पैरेलल में, यानी कि ए और बी के बीच में, देखिए ए से चले बी तक पहुँचे तो 2 रेजिस्टेंस, ए से चले और बी तक पहुँचे तो 2 रेजिस्टेंस, एक कितने का 3 का, एक कितने का 6 का, ये 3 ओम और ये 6 ओम, और ये कितने का 6 ओम, तो ये दोनों तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 6 3 9 हो गया। तो इनका एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बना, ये देखिए 9 ओम का, और एक दूसरी सर्किट बनी जो कि पहले से था 6 ओम का। ठीक है, और 9 6 को हमने ए और बी के बीच में जोड़ा, कितना आ गया, यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है तो या तो 1/, करके जोड़िए अगर बोर्ड में करना है, और नहीं तो ऐसे करके डायरेक्ट जोड़ दिए, 9 × 6 / 9 6 15,
9 छक्का 54/15। यहाँ पर देखिए जो भी आएगा आर की वैल्यू 54/15, ठीक। 15 तियाँ 45 करके आप काट देंगे तो जो भी आएगा उनमें हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान देने की बात है, अगर ये पॉइंट सी मान लेता, ए सी के बीच में पूछ लेता तो अब ये सीरीज हो जाता और ये उसके साथ पैरेलल हो जाता। समझ में बात आई? जैसे ये किसके बीच में था, ये ए और बी के बीच में था, इतना आया। अगर हमसे कह देता कि ए और सी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताइए, तो ये सीरीज में देखिए इसके और इसके बीच में पता करना है, तो ये वाला सीरीज हो गया 6 6 12 और ये उसके साथ पैरेलल में हो गया। तो कुल मिलाकर कैसे हो गया, देखिए ये उसके साथ ए और सी के बीच में तो 6 6 6 और ये 6 और ये उसके साथ पैरेलल में कितना हो गया 3। तो यहाँ से आपको ए और सी के बीच में फाइंड करना, तो 6 6 12 और 3 कितना हो गया, तो 1/r इक्वल टू 1/12 प्लस 1/3। या तो ऐसे करके फाइंड कर लीजिए या सीधा लगाइए r इक्वल टू 12 गुणे 3, देखो 12 और 3 अपान में 12/3 कितना हो गया 36 अपान में 15। यहाँ कितना था 54/15। देखिए अंतर कितना गया 36/15, ठीक। तो तो किसके बीच में पूछा गया, किस दो पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछा गया है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको देखिए अगला, देखिए जैसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर है ऐसे करके, देखिए ऐसा तो न्यूमेरिकल आता ही रहता है। जैसे मान लो ये ऐसे करके है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये कितना हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम और ये कितना हो गया मान लो 6 ओम। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो देखिए सीरीज में 4 2 6, 6 का 4 में पैरेलल और जो ये आएगा उसका 6 फिर सीरीज में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 6 और 4 पैरेलल में कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 × 4 अपान में 6 + 4। ये कितना आ गया भैया, ये कितना इनका वैल्यू कितनी आ गई, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 6 चौक 24 बटे में 10, ठीक। 12/5, 12/5 आ गया और उसके साथ ये 6 क्या है सीरीज में हो गया। यानी कि 12/5 के साथ जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ए और बी के बीच में वो क्या आएगा 12/5 प्लस 6। देखिए 5 6 का 30 और 12 कितना हो गया 42 42 और अपान में 5। तो ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू ए बी के बीच में आ गई। यानी कि ये सीरीज में था जोड़ा 10 हुआ, पैरेलल में जोड़ा 12/5 और फिर से ये उसके साथ सीरीज में ये आ गया, ठीक। इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। अगर मान लो ऐसी कोई सर्किट दे रखे हैं, इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक। ये मान लो 2 ओम, ये मान लो 4 ओम, ये मान लो 4 ओम और ये मान लो 8 ओम, ठीक है। तो देखिए ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस, वायर का कोई मतलब नहीं, तो ये सीरीज में और ये सीरीज में, फिर ये आपस में पैरेलल में। तो ये जो ऊपर वाला है इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये देखो सीरीज में हो गया। तो ये जो ऊपर वाला है तो ये सीरीज में हो गया, ठीक है। कितना 4 2 6 6 ओम हो गया, ठीक। और ये नीचे वाला ये वाला भी सीरीज में है, 8 4 12 हो गया ए और बी के बीच में। अब 6 और 12 हमको जोड़ना है तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम ले लिया 12, 2 + 1, 1/r इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 ओम। नोट करिए।
देखिए अब हम आपको बताते हैं, जैसे आप रेजिस्टेंस निकालना सीख गए हैं कि सीरीज में और पैरेलल में कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। देखिए अब हम आपको सर्किट में थोड़ा सा करंट निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ये सर्किट थी और एक ये सर्किट थी, ठीक, मतलब ये ये एक रेजिस्टेंस और ये इसमें हमारे पास ऐसे करके एक बैटरी से ऐसे करके जोड़ दिया गया। बैटरी का जो पोटेंशियल था वो मान लो 200 वोल्ट था। तो ये प्लस हमने कहा है कि करंट हमेशा ऐसे होके जाएगी, तो ये करंट होके जा रही है, ठीक। तो ये दो भागों में बट जाएगी, I1 और ये I2, ठीक। तो ये जब दोनों मिलेंगे यहाँ पर आकर के फिर वो I बन जाएगी करंट, ठीक है। और फिर यहाँ से I वापस सेल में आए। सेल से जितनी करंट निकलती है उतनी उसमें पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ठीक। तो क्या अगर हम क्वेश्चन लिखें, ये तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा इजी इसके पहले कर लेते हैं यहीं पर बगल में ही। जैसे मान लो अगर मान लो जैसे ये बन गया है तो इसको रहने देते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। पहले यहाँ पर एक छोटा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो करंट आई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो हमने कहा कि 50 ओम है और ये जो पोटेंशियल दिया गया है ये 100 वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितने का है, 100 वोल्ट का। तो करंट आई की वैल्यू बताइए। तो करंट आई की वैल्यू कर हमको फाइंड करनी है, तो V = I इंटू में R लगा देंगे, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो I = क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 100 अपान में R की वैल्यू 50 काटा, I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, ठीक। ये जो आई है हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर सर्किट ऐसी हो तो हम नेट आई कैसे निकालेंगे, नेट करंट। अगर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर दे दी, मान लो ये हमने दे दिया 10 ओम, ये मान लो हमने दे दिया 10 ओम और ये दे दिया हमने R2 की वैल्यू मान लो 20 ओम, ठीक। तो हमको फाइंड आउट I1 एंड I2, ये हमको करंट बताना है इसमें। तो देखो सबसे पहले मेन करंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मेन करंट। तो जो मेन करंट होगा वो टोटल पोटेंशियल अपान टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल तो हमको गिवन है, कितना दिया भैया, ये दिया हमको 200। टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस इसको हम जोड़ेंगे पैरेलल में। पैरेलल दिख रहा है, दोनों का एक एंड दोनों का दूसरा एंड। तो पैरेलल में हमने जोड़ने का क्या तरीका बता। अब आप 1 अपान लगा के मत सॉल्व करिए। देखिए 10 और 20 दाई 200/30 यानी कि 20/3, ठीक। ये आ गया 20/3। तो टोटल जो करंट आई, देखिए ये 3 ऊपर गया, 20 से ये कट गया, तो कितना आ गया 10 × 3, यही तो आएगा। देखिए 20 दाई 200 और 3 ऊपर चला गया, कुल मिला जुला करके कितना हुआ 30 एम्पियर की करंट। ये जो नेट करंट आ गई ये कितनी आ गई 30 एम्पियर की, यानी कि एक ये निकल गया, आई की वैल्यू 3। अब ये I1 I2 कैसे निकलेगा, I1 I2 कैसे निकालेंगे हम। तो देखो ये 30, ये जो 30 एम्पियर की करंट है यहाँ से जो निकला 30 एम्पियर, ये 30 एम्पियर दो भागों में बटेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ कम जाएगा, यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा जाएगा। तो चाहे तो हम इसके 3 भाग करके 2 हिस्सा इधर भेज दें, 1 हिस्सा इधर भेज दें। वही चीज़ हम फार्मूले से समझते हैं। क्या है, जैसे I1 की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है, हालांकि ऐसे सवाल थोड़े से नहीं आते हैं बोर्ड में, लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक। तो देखो I1 की वैल्यू निकालते तो नेट करंट को ही हम रेजिस्टेंस के रेशियो में तोड़ देंगे। कैसे, I1 = अगर I1 है तो यहाँ R2 रखेंगे, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, और अपान में टोटल रेजिस्टेंस रख देंगे, ठीक। और अगर हमको I2 निकालना है, I2 कभी भी निकालना है, तो यहाँ पर टोटल इसी को हमें डिवाइड करना है, टोटल करंट का कुछ हिस्सा I2 में हमें बनाना है। तो I2 है
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, अपान में हमें टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। ठीक, अब ये जो दोनों फार्मूले हैं बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको 11th में भी मदद करेंगे, सॉरी 12th में भी मदद करेंगे, और 10th में तो कर ही रहे हैं, 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दोनों फार्मूले हैं वो एक्चुअली बेसिकली एक ही है। यहाँ जब हमने I1 लिखा तो यहाँ R2 लिखा, नेट रेजिस्टेंस तो दोनों में है। जब यहाँ I1 निकालेंगे मतलब किसी भी ब्रांच को हम I1 मान लेंगे, तो I1 मानेंगे तो ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये I2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो I1 में R1, I2 में R2। तो I1 निकालना होगा, तो नेट जो हम करंट निकाल के लाए हैं उसको इस रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से इसको तोड़ देंगे, वही I1 हो जाएगा। तो देखिए अब हम थोड़ा सा यहाँ रफ करके निकालते हैं। देखिए पहले हम इस करंट को निकालते हैं, यानी कि I1 इक्वल टू I नेट करंट 30 एम्पियर इंटू R2 कितना 20 इंटू में 20 अपान R1 प्लस R2 10/20, यानी कि 10 + 20 कितना आ गया। तो I1 इक्वल टू आ गया 30 इंटू 20 अपान में 30, कट गया 20 एम्पियर, यानी कि I1 की वैल्यू आ गई 20 एम्पियर। दो आंसर आ गया, एक ये एक ये I1 और दूसरा I2। I2 की वैल्यू क्या है, नेट करंट 30, I2 है तो R1 रहेगा, यानी कि 10 अपान में नेट, यानी कि 10 + 20 कितना आ गया 30 इंटू में 10 अपान में फिर से 30, यानी कि 10 एम्पियर, यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 एम्पियर। 3 आंसर आ गए। ठीक, ऐसे करके हम करंट को निकाल सकते हैं। ठीक, अभी और क्वेश्चन करवाते हैं, नोट करिए। पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मान लो हमसे ये कहा जाए ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो अगर ये हमारे पास 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो ये बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस देखो 10 का 5 पैरेलल में हाफ हो जाता है। अगर बराबर है दो रेजिस्टेंस पैरेलल में बराबर लगे तो उसका आधा हो जाता है। तो 5 ये और 10 ये सीरीज में, अब इसके साथ सीरीज में हो जाएगा ना ये, तो 15 ओम। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आया वो 15 ओम आया। ठीक, अगला देखते हैं। प्लस से हमेशा करंट निकलेगी। ठीक, पोटेंशियल अगर दे दिया गया है 240 वोल्ट का। ठीक, अगर ये हमने 5 ओम लिया और इसको हमने, चलिए थोड़ा सा
न्यूमेरिकल इजी कर देते हैं, 10 ओम लिया और इसको 2 ओम लिया और इसको हमने 4 ओम ले लिया और इसको हमने 4 ओम ले लिया। तो ये नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना, सॉरी नेट करंट की, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। कैसे करेंगे? देखिए 10 और 2 ये 10 2 कितने हो गए? तो हमने बताया था 10 दूना 20 और बटा में 12, यानी कि 10/6। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस आ गया 10/6 और इसके साथ 4 और 4 सीरीज में है 8, तो यानी कि 8 6 48 और 10 58/6। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, अब ये जो नेट रेजिस्टेंस आ गया इनके बीच में, तो करंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो करंट हम फाइंड करेंगे, देखिए करंट का फार्मूला V/R, I = V/R, क्योंकि V बराबर IR। ठीक, तो करंट हमारे पास हो गया, देखिए टोटल पोटेंशियल कितना था 240/58 जब ये 6 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एम्पियर में हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी समझ से ये जो सर्किट हमने भी आपको बताई है सीरीज पैरेलल और कैसे क्या होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग क्या देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है टू फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ, एक कोई कंडक्टर है, अगर हमने इस कंडक्टर में Q चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में फ्लो करवा दिया, तो हमको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क ही एनर्जी है। तो मान लो हमको W जूल वर्क करना पड़ा इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक फ्लो कराने के लिए, जबकि दोनों के बीच पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया, बैटरी दोनों टर्मिनल V वोल्ट की। तो हमारे पास जो W होगा, जो वर्क हमको खर्च करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो कराने में, या बैटरी को इस चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ेगा, वो ये चार्ज और उसको उसका जो पोटेंशियल का दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, और ये वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल, यानी कि कूलाम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल। समझ में आया? हमने यही चीज़ देखा था V = W/Q, यानी कि यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, यानी कि जूल पर कूलाम, यानी कि जूल पर कूलाम को ही हमने तो वोल्ट कहा था, तो ये हो गया वोल्ट। यानी कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराने के लिए जितनी वह एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, जितना एनर्जी कंज्यूम होता है या वर्क डन करना पड़ता है, कब? जबकि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो वो जो चार्ज था और पोटेंशियल डिफरेंस था, उसके मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन, ये क्या है, W क्या है हियर, W = ENERGY, एनर्जी कंज्यूम्ड। कंज्यूम क्या करने के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चार्ज को फ्लो कराने में, या इसी का नाम होता है वर्क डन। वर्क डन हमको किसी भी चीज़ों से ये पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है, एनर्जी कंज्यूम या वर्क डन। तो ये एनर्जी कंज्यूम का अब हम इस पर आगे थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं कि कौन सा फार्मूला हमारे काम का है, कौन सा नहीं है, हीट वगैरह हम इसी में देखते हैं। नोट करिए। तो अभी हमने देखा W = Q × V, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, W = QV। ठीक, तो W = Q × V, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, W = QV। ठीक है, तो W बराबर QV के और हम फार्मूले को ढूंढते हैं थोड़ा। तो अगर हमने एक चीज़ आप जान लीजिए, Q = करंट इंटू में टाइम। ठीक, और V बराबर होता है करंट इंटू में रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। ठीक,
अगर हम दो फार्मूले का यूज करें तो देखिए, इससे अगर हम Q की जगह पर IT रख देंगे तो W इक्वल टू IT इंटू में V, यानी कि ये बन गया VI इंटू में T। एक फार्मूला, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इस पर, VIT। दूसरा W इक्वल टू, अगर हमने V की जगह पर IR रख दिया तो QIR, ठीक है। अगर यहाँ पर Q बराबर IT रखा, देखो वैसे तो QIR कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन अगर Q की जगह पर हमने IT रखा, Q की जगह क्या रखा हमने, IT रखा, और इंटू में V की जगह पर IR रखा, V की जगह पर हमने IR रखा, तो I स्क्वायर RT, यानी कि ये बन जाएगा I स्क्वायर इंटू में I स्क्वायर RT, सॉरी I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। एक फार्मूला VIT, I स्क्वायर RT। अच्छा, आप जानते हैं कि जैसे V इक्वल टू IR तो I इक्वल टू V बाई आर, तो ये जो I है इसकी जगह पर अगर हम रख दिए V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, I इक्वल टू V बाई आर, तो I स्क्वायर बराबर V स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू में एक RT पहले से था, R इंटू टी पहले से था, तो ये तो इससे कट गया, तो W इक्वल टू का V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, तीसरा फार्मूला W इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू में टी। तीन फार्मूले ये बड़े इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनता है जब कभी भी आपसे एनर्जी पूछे, वर्क पूछे, जूल में, जब जूल में पूछे तो आप इसमें, ये सारा किस में आ रहा है, सब आ रहा है जूल में, तो आप इसको जो है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। अभी हम कैलोरी में दिखाते हैं आपको कि वो क्या होता है। ठीक, देखिए सब में TTT है, नोट करिए। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट होती है। इट इज़ द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी और वर्क की जो सबसे मतलब बहुत छोटी यूनिट होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफ़र 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A टू B, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 1 वोल्ट। जब हम दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगाते हैं तो जो ट्रांसफ़र करने में एनर्जी लगती है वो 1 जूल होती है, मतलब सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एनर्जी कितनी लगती है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि W इक्वल टू EV। E है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और V है 1 वोल्ट, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू जूल में निकालें तो कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम रख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू, अच्छा ये कितने में, ये क्या है, कूलाम इंटू में 1 वोल्ट। देखिए कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर, ठीक, ये हो गया। तो यानी कि A और B अगर दो पॉइंट हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट के बीच में है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में जो हमारी एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A टू B व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक, नोट करिए। देखिए अगला जो टॉपिक था हमारा वो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट मतलब अगर किसी वायर में करंट फ्लो होगी तो वायर गर्म होगा, तो इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर, मतलब आई पास हो रहा है, इट गेट्स हीटेड
इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो आप क्या बताएंगे कि अगर किसी वायर में कोई करंट फ्लो कर रही है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होगा, करंट तभी फ्लो करेगी। मतलब किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसमें रेजिस्टेंस तो किसी न किसी मतलब किसी वायर में रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। करंट फ्लो कर रही है तो इसमें टकराएंगे, उसके जो चार्ज पार्टिकल होंगे तभी करंट फ्लो हो रही है तो वो गर्म होंगे। तो अगर इस वायर के क्रॉस V वोल्ट लगा दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट 30 सेकंड के लिए फ्लो कराएगी, 30 सेकंड के लिए, तो देन इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज, तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, W = VIT जूल। ठीक, तो यानी कि ये जो हीट प्रोड्यूस होगी या जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी 30 सेकंड के लिए, अगर आई करंट फ्लो हुई तो VIT, अगर उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो गर्म करने में जो लगेगी, जैसे वायर को हीट करने में एनर्जी खर्च होगी, कितनी होगी, VIT जूल के बराबर। यानी कि अगर आपको